एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। आज सुबह से बजट पर विशेष कार्यक्रम एबीपी न्यूज पर चल रहा है, जन मन धन। सुबह से 3 केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर। और अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बीजेपी में और सरकार में बुलंद आवाज रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जनमन धन में खासतौर पर हम आपसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम में बजट के विश्लेषण की। सबसे पहले बात रविशंकर जी आपके मंत्रालय की कर लेते हैं। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, इसको इस बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन क्या है? देखिए, पहले आप इस बात का ध्यान रखिए विकास जी कि अभी जो आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की चर्चा की, तो इसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की डिजिटल इकोनॉमी से आएगा। अच्छा। समझे आप? और मैं लैंग्वेज की बात करूंगा, इसमें एक पीएलआई स्कीम की बात की गई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। भारत में बनाओ, ग्लोबल स्टैंडर्ड का दुनिया में एक्सपोर्ट करो। अब देखिए, हमने कोरोना कॉल में मोबाइल में आपको मालूम है बहुत क्रांति हुई है। 2 फोन से 14 में फैक्ट्री, अब 268 है। तो हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भारत के लिए लागू किया अप्रैल में। जुलाई तक लास्ट तारीख थी। दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां आ गई और उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख करोड़ का मोबाइल कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करेंगे और 9 लाख लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब देंगे। और वो आ गए, उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया, बाकी और विस्तार जारी है। चाहे एप्पल हो या सैमसंग हो, उनके सारे जो कंपनियां बनाती हैं वो भारत में आ गई हैं, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन। और मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन पड़ोसी देश से मैं 9-10 फैक्ट्री उठाकर भी ले आया कोरोना काल में हिंदुस्तान में। समझ गए आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो भारत का एक पड़ोसी बड़ा देश है। पीएलआई तो देखिए ये मोबाइल भारत के की क्षेत्र में संभावना सक्सेस स्टोरी है, तो इसमें लेकिन इसको हम दूसरे सेक्टर में कैसे लागू करेंगे? वहां सक्सेस स्टोरी कैसे बनेगी? यही तो मैं बता रहा हूं कि ये भारत की संभावना है। भारत दुनिया की इकोनॉमी का एक पार्ट बनेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन का। तो आज मैं सिर्फ मोबाइल कंपोनेंट नहीं विकास भदौरिया जी, लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, आईपैड, पीसीबी और जो बाकी आपके मशीन टू मशीन और टैबलेट आदि चलते हैं, भारत उसमें असीम संभावनाएं हैं और वहां भी मैं क्रांति करूंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसी प्रकार से टेक्सटाइल में, फार्मास्यूटिकल्स में, फर्नीचर्स में, ये भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। इसलिए 7 आपने देखा होगा टेक्सटाइल क्लस्टर्स की बात की गई है। तो आप ये, और बाद में डेटा का हम कानून बना रहे हैं, जल्दी पास करेंगे। तो भारत को डेटा, आज डेटा बहुत बड़ी ताकत है। इतनी अरबों की संख्या में भारत में डेटा उपजता है, ठीक है? तो ये हम काम करेंगे तो भारत की, उसी में लैंग्वेज को आप देखिए कि ये सब चीज भारतीय लैंग्वेज में भी उपलब्ध रहना चाहिए। आपने देखा है कि आजकल एबीपी चैनल पर कैसे हिंदी के विज्ञापन आते हैं, पहले अंग्रेजी से आते थे, क्योंकि हिंदी और स्थानीय भाषाओं में देश में पहुंचना जरूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं डिजिटल भाषा भी स्थानीय भाषाओं में आए। इसलिए उसके लिए एक रीजनल लैंग्वेज, बाकी के प्रसार के लिए हम एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और हम भारत को बदलेंगे। ये आपको हम बताना चाहते हैं पूरे डिजिटल इकोनॉमी। और ये हम क्यों कर पा रहे हैं कि आज डिजिटल इंडिया एक सफल हुआ है। आपने देखा होगा विकास जी, हमने 5 साल में 13.5 लाख करोड़ रुपया भेजा गरीबों के अकाउंट में। 1,81,000 करोड़ रुपया बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। इस कोरोना काल में आपको मालूम होगा हम लोगों ने हजारों करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा है, पोस्टल विभाग, बाकी विभाग। तो ये भारत का एक समावेशी डिजिटल विकास का जो स्वरूप सामने आया है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैन्युफैक्चरिंग भी, रीजनल लैंग्वेज भी और भारत की डिजिटल ताकत को मजबूत करना। रविशंकर जी, आपने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी सिर्फ डिजिटल की होगी। ये जो डिजिटल इकोनॉमी होगी, ये केवल एक सेक्टर से आएगी या इसमें और भी सेक्टर शामिल होंगे? क्योंकि देखिए हेल्थ सेक्टर में भी अब डिजिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है और जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि डेटा की बहुत कीमत है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने कहा था डिजिटल इंडिया आम हिंदुस्तान के लोगों को टेक्नोलॉजी से मजबूत करना, और वो टेक्नोलॉजी भारत में बने। विकास बाबू, आधार कहां बना? भारत ने बनाया।
आयुष्मान भारत की टेक्नोलॉजी भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने बनाया। जीएसटीएन टेक्नोलॉजी जो डिजिटल है वो भारत के लोगों ने बनाया। यूपीआई जो भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है, जिसको में इंसेंटिव दिया गया है, वो किसने बनाया? भारतीयों ने बनाया। तो 4 तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया, बाकी मोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा इकोनॉमी, तो ये सर्वस्पर्शी सर्वग्राही डिजिटल इकोनॉमी होगी, जिसका अर्थ है डिजिटल माध्यम से भारत को मजबूत करना, ट्रांसपेरेंसी लाना। डेटा इकोनॉमी उसी से आता है। आपको मालूम है आने वाला भविष्य होगा डेटा की साफ करने का, डेटा क्लीनिंग करने का, डेटा एम्पावरमेंट का, और हम भारत को डेटा रिज्यूनेशन, डेटा रिफाइनरी का एक बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आपको मालूम है प्राइवेट सेक्टर में भारत में 2 डेटा सेंटर्स खुले हैं, जो इसमें एक एशिया का सबसे बड़ा है। तो मैं शांति से काम करता हूं। हमने प्रधानमंत्री के निर्देश में और इस बजट में अभिनंदन प्रधानमंत्री जी का और निर्मला जी का कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में काफी प्रयास किया गया है। जी, लेकिन रविशंकर जी एक सवाल है, बार बार चूंकि डेटा सबसे ज्यादा भारत इस समय इंपॉर्टेंट डेटा एक से प्रोडक्शन वाला देश बन चुका है। हमने देखा भी व्हाट्सएप ने एक तरफा शर्तें थोपने की कोशिश की, तमाम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक तरफा शर्तें थोप देते हैं, और उपभोक्ता की उस डेटा की सुरक्षा के लिए जो कानून है वो संसद में अभी तक पेंडिंग है। उसके बिना हमारे देश का डेटा सुरक्षित नहीं हो सकता। कब तक कानून पास होगा? ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने अच्छा काम किया है। 68 बैठकें कर चुके हैं, व्यापक चर्चा किया है, दोनों सदनों की कमेटी है। उनकी रिपोर्ट जल्दी आने दीजिए, इसको हम जल्दी ही ले आएंगे। डेटा प्रोटेक्शन लॉ हिंदुस्तानियों के डेटा की निजता और डेटा का इनोवेशन, डेटा का विकास का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, यह आपको हम कहना चाहते हैं। तो भारत का डेटा प्रोटेक्शन लॉ दुनिया के लिए एक मील का पत्थर बनेगा, हमारा पूरा विश्वास है। एक बात मुझे आपसे और ही कहनी है, यह सिर्फ बजट डेटा इकोनॉमी का नहीं है, यह बजट देश के समावेशी विकास का भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। अब आप देखिए, अगर आप एक लाइन में मुझसे पूछिएगा, स्वस्थ भारत, सेहतमंद भारत और सुरक्षित भारत बनाने के लिए यह बजट है। क्यों है? अब आप देखिए, 64,000 करोड़ रुपया दिया है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिशन खाने के लिए प्रावधान किया गया है। जल जीवन, अब देखिए, ये सबको शुद्ध पीने का जल मिले, इसके लिए 2,87,000 करोड़ का प्रावधान है। तो जिस तरह से हम लोग डेटा में काम कर रहे हैं, जिस तरह से सड़कें बनाई, जिस तरह से 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं, उसी प्रकार से लोगों को स्वस्थ जल मिले, ये हमारा एक मिशन प्रोग्राम है, जिसको हम 24 तक पूरा करेंगे, आपने देखा है। उसके बाद स्वच्छ भारत के लिए 1,41,000 करोड़ का अलग से एलोकेशन हुआ है। और देखिए विकास बाबू, आप कभी इस बात को मत भूलिए कि ये एलोकेशन को जो कोरोना में 27 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ, जिसमें 3 बार आत्मनिर्भर भारत की योजना बनी, तो उसके साथ मिलाकर जोड़ेंगे तो पूरे भारत को स्वस्थ, सुरक्षित, सेहतमंद और आत्मनिर्भर, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी सोच है, एक समावेशी विकसित भारत बनाने की। लेकिन विपक्ष आपको आरोप लगा रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये स्वस्थ भारत होगा, सुरक्षित भारत होगा, लेकिन इस भारत में मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की केंद्र सरकार ने, जबकि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बजट में शायद मुफ्त वैक्सीन की घोषणा हो जाएगी। 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है कि नहीं? ये छोटी राशि है क्या विकास बाबू? इतने अनुभवी पत्रकार हैं आप। 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। तो ये क्या मुफ्त वैक्सीन और के लिए है? मेड इन इंडिया वैक्सीन की स्थिति यह है कि भारत ही नहीं, अब ये तो एक निर्णय राज्य सरकारें भी करेंगी, केंद्र सरकारें भी करेंगी। अभी पूरे वैक्सीन का प्रावधान की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जहां से आप लाएंगे उनको फ्री तो नहीं करेंगे ना, उनको तो खर्चा लगता है ना। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है, भारत की 2 कंपनियों ने बनाया है, तो आत्मनिर्भर में भारत का वैक्सीन नेपाल भी जा रहा है, श्रीलंका भी जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है, भूटान भी जा रहा है, ब्राजील भी जा रहा है, और बाकी देश भी मांग रहे हैं। तो रविशंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो 33,000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, ये उन कंपनियों से वैक्सीन खरीदने के लिए किया गया है जिन्होंने इसका प्रोडक्शन किया है, और इस वैक्सीन को खरीदने के बाद मुफ्त में वितरण हो सकता है। अब ये तो भाई ऐसा है, सरकार करती है ना। हमने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया कि नहीं मुफ्त कोरोना में? हमने
अपने देश के लगभग 10 करोड़, आज 10 करोड़ किसानों को हम किसान सम्मान योजना में 1,11,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? ये तो काम हम करते हैं ना। अब इसके बारे में पॉलिटिकल फैसला किया जाएगा। काफी लोगों की अपेक्षा है, राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए, लेकिन भारत स्वस्थ, सेहतमंद और सुरक्षित बने, इसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आप इस वक्त की बड़ी खबर ये है, आपकी आप जहां तक बात विपक्ष से का सवाल है, सीधा संकेत है, मैं बीच में रोकूंगा, माफ कीजिएगा रविशंकर प्रसाद जी, आप सीधा संकेत दे रहे हैं जो 34,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, इससे वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी और समय आने पर राजनीतिक फैसला किया जाएगा कि कोरोना की वैक्सीन सभी को मुफ्त देनी है, कुछ लोगों को मुफ्त देनी है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? देखिए, पहले मैं बता दूं, संसद चल रही है, इसलिए आप कुछ मेरे मन में मत डालिए। मैं ऐसा कोई संकेत, क्षमा करें, मैं संसद की गरिमा को समझता हूं। बिल्कुल, बजट में जो है मैंने बताया, अपना आकलन बताया, लेकिन ये जो भी निर्णय होगा उसमें पहले संसद को बताया जाएगा। लेकिन हम इस बजट के माध्यम से देश के लोगों को 35,000 करोड़ के वैक्सीन के लिए हमने प्रावधान किया है और वो उस पर उचित कार्रवाई होगी। अब आपने एक बात विपक्ष की बात की, अच्छा क्या, मुझे उसका जवाब देने दीजिए। हमें यह बताइए, हम चाहते हैं कि विपक्ष इसको ईमानदारी से देखेगा, लेकिन हम आपसे एक दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या विपक्ष कभी भी नरेंद्र मोदी के किसी काम की तारीफ करता है क्या? क्षमा करिए, कांग्रेस पार्टी जिसने किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन के हमसे बढ़ चढ़कर अपने 19 के घोषणा पत्र में बात की, आज तो वो सीधा किसानों को उकसा रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कांग्रेस के लोगों ने सबसे पहले शुरू किया, ये पूरे मंडी को खत्म होना चाहिए और फलों की बिक्री को उससे मुक्त करना चाहिए, राहुल गांधी की घोषणा है। लेकिन समस्या के हल का, उसके निपटारे की जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, विपक्ष में जब आप रहे तब आप लोगों ने लोकपाल आंदोलन को, अन्ना हजारे के आंदोलन को और आपने बाबा रामदेव के आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। अब वही काम आज का विपक्ष कर रहा है, लेकिन समस्याओं के हल की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। लोकपाल पर संसद के अंदर हमने सहयोग किया कि नहीं किया, आप मुझे बताइए। लोकपाल बिल को प्रभावी बनाने के लिए विपक्ष ने सहयोग किया कि नहीं? मैं भी बोला था, स्वर्गीय अरुण जेटली बोले थे, सुषमा जी ने लोकसभा में भाषण दिया था। तो ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं? हम एक विपक्ष, हाँ, हम भ्रष्टाचार का पूरा विरोध करेंगे, लेकिन हम सार्थक विपक्ष में काम करते हैं, ये आपसे हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, जो काम वो 14 साल नहीं कर सके, वो हम, एक भी मंडी खत्म हो रही है क्या? एक भी बाजार बंद हो रहा है क्या? ये एमएसपी की हल्ला करते हैं। निर्मला जी ने इस बजट में विस्तार से बता दिया कि 13-14 में कितनी एमएसपी मिलती थी, उसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 40% तक अधिक हम दे रहे हैं। अब मैं तो एक ही आंकड़ा दूंगा कि कॉटन के ऊपर जो महाराष्ट्र के नेता लोग हैं, कॉटन पर एमएसपी था लगभग 90 करोड़, हमने कितना दिया है? 25,000 करोड़। 13-14 से लेके बाकी देख लीजिए। तो एमएसपी दे रहे हैं, कोई मंडी बंद नहीं हो रही है, कोई बाजार बंद नहीं हो रहा है, किसानों के लिए नया अवसर। और हम तो आज आपसे एक ही बात कहेंगे, किसानों के आंदोलन पर सरकार बातचीत कर रही है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो अलग विषय है। लेकिन आज जब आपने मुझे बुलाया है, तो एक बार जाइए जरा बगल में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है, वहां 100-150 गांव में आज किसान गाजर की खेती कर रहा है, जिसके बीज आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से, और उनको जो कैश क्रॉप मिलता है वो धान और गेहूं की तुलना में 4 गुना, 5 गुना अधिक बढ़ा हुआ है। हमारे बिहार के औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी उग रही है, बिहार के किशनगंज में पाइनएप्पल उग रहा है, कैश क्रॉप लोग कमा रहे हैं, केले कमा रहे हैं। पंजाब में नए नए जवान सब शिमला मिर्च से सैकड़ों करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। तो ये नए अवसर क्यों नहीं मिलने चाहिए, यही तो सवाल है। अगर मंडी न बंद है, न किसानों की जमीन का न लीज होगा, न किराए पर लिया जाए, न कोई उस पर मॉर्गेज होगा, इतना स्पष्ट है। एमएसपी भी चलेगा, मंडियां भी चलेंगी। अभी देखिए आपने कितना 1000 करोड़ रुपया दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आपको मैं इतना ही बता दूं, किसानों को समझाने से होगी ये बात, तो इस आंदोलन का हल तो किसानों को समझा पाने के बाद ही निकलेगा। वो मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं सवाल मैंने किया था कि विपक्ष मानता नहीं। किसानों से हमारी बातचीत हो रही है, वो करेंगी। प्रधानमंत्री ने ऑफर दिया है, कृषि मंत्री का ऑफर है, उस पर मुझे आप मत सवाल कीजिए, क्योंकि एक सिस्टम से बात चल रही है। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं, ये लोग जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 कॉल की दूरी पर हैं, तो राकेश टिकैत ने कहा वो नंबर हमें बता दो,
हम ही बात कर लेते हैं और जो कॉल की दूरी है उसको खत्म कर देते हैं। उसके बारे में सरकार का सिस्टम बात कर रहा है ना, उसमें आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जब मित्र नरेंद्र सिंह तोमर एक टीम के साथ उनसे चर्चा कर रहे हैं तो इसका जवाब वो लोग छोड़ दीजिए उनके ऊपर। जी, 9 विपक्ष का राउंड की एक और चर्चा हो सवाल गई है, 10 राउंड की और होगी, क्या फर्क पड़ता है? रविशंकर जी, विपक्ष हम का तो एक और बातचीत सवाल करें। है। विपक्ष कह रहा है जी। कि जो 70 साल में कंपनियां खड़ी की, बड़े बड़े हमने संस्थान खड़े किए, अब उस 70 साल बाद बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार उन सभी संस्थानों को बेच रही है, बारी बारी से बेच रही है। और आप ही के राज्य के नेता हैं, उन्होंने, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कह दिया है, देश ऑन सेल। अब फिर ये वो कितना होमवर्क करते हैं छोड़ दीजिए, थोड़ा इस विषय को मुझे विस्तार से जवाब देने दीजिए। हमने कहा है कि स्ट्रैटेजिक जो टेलीकम्युनिकेशन है, बॉर्डर रोड्स हैं या स्पेस की कंपनियां हैं, उस पर हम पूरा गंभीरता से काम करेंगे। आप देखिए बीएसएनएल को कितना बीमार छोड़ा था पूर्व की सरकार ने, आज बीएसएनएल को हम जिंदा कर रहे हैं कि नहीं? 1 लाख लोगों ने शांति से वीआरएस लिया, समझाया उनको, बताया, पूरे पैसे दिए, वो कन्विंस हुए। आज बीएसएनएल एबिटा पॉजिटिव हो गया, उसको आगे और मैं बढ़ाऊंगा। आज पोस्टल डिपार्टमेंट को जिंदा किया। आज देखिए इस पूरे कोरोना काल में पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है, गांव-गांव डाकिया पहुंचा, लोगों को डिजिटल पेमेंट किया है। तो इसकी तारीफ आप नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो स्टोरी तो हमने खुद दिखाई, किस तरह से आपने नाव के जरिए नदी पार करवा के और गांव में जाके आपने डिजिटल पेमेंट कराया। वो स्टोरी हमने खुद दिखाई थी और आपने उस स्टोरी को शेयर भी किया था। ये तो सक्सेस स्टोरी है आपके मंत्रालय की। तो आपका बहुत अभिनंदन है। ये सब सरकारी विभाग है। तो सरकार के विभागों को देश के विकास के लिए मजबूत करना, सक्षम करना, ये एक बात है। क्या ये सच्चाई नहीं है विकास बाबू कि बहुत सारे पीएसयू हैं जो अपना तनख्वाह देने की भी स्थिति नहीं है? मिनरल कॉर्पोरेशन कई राज्य में है, बाकी है, 500 एकड़ जमीन है, तनख्वाह देने की कोई कवायद नहीं है और कोई माइनिंग काम बंद है। ये सारे पीएसयू, विकास बाबू फिर ध्यान रखिए, ये सारे पीएसयू जनता के टैक्स के पेयर के पैसे से चलते हैं। वो कोई पैसा जो सरकार देती है वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो अब ये तय करना पड़ेगा कि जिन यहां पूर्व की सरकारों ने उसमें भ्रष्टाचार किया, घपले किए, गड़बड़ियां किए, आज वो घिस घिस कर मर रहे हैं। अभी हमने स्कूटर इंडिया लखनऊ को जो विजय सुपर बनाया करता था, कितना पैसा लगा था, डूब गया साहब, न तनख्वाह की पता है न कुछ की पता है। तो इसीलिए वैसे पब्लिक सेक्टर, और सबके पास जमीन कितनी है तो अथाह जमीन है, मालूम हुआ कि हजारों करोड़ की जमीन है, कुछ लोग दबा कर रखे हुए हैं। तो ऐसे जो एसेट्स हैं, जो सरकार के खर्चे पर बनाए गए एसेट्स हैं, जो कंपनियां नहीं चल रही हैं, उनका स्ट्रैटेजिक तरीके से डिसइन्वेस्ट करके को जो प्राइवेट सेक्टर ले उसको अच्छा करे। आज मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। मैं अटल जी की सरकार में विपक्ष की बैंकों की प्रॉफिट उन कंपनियों पे है जो नवरत्न की श्रेणी में आती हैं, जो कमाऊ पूत हैं, जो सरकार को कमा कर देते हैं। ऐसा है तो अभी तो इसमें कंपनी की बात नहीं की गई है ना, अभी मैं आपसे नीतिगत बात कर रहा हूं, तो सरकार तय करेगी। और एक बात और भी है कि आप ये बताइए कि बहुत से बैंक में थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी गई तो उसकी प्रॉफिट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उनका ऑपरेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आज देश में इंश्योरेंस की असीम संभावना है, तो हमने उसको 74% आगे बढ़ाया, एफडीआई लाया। अब आप देखिए उससे कितने नए नए अवसर खुजेंगे। आप मुझे ये बताइए कि पहले प्राइवेट कंपनियां म्यूचुअल फंड में नहीं आती थी, आज कितने म्यूचुअल फंड की प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं, तो लोगों के नए अवसर बन रहे हैं, नौकरी मिल रही है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। और मैं तो एक ही आग्रह करूंगा आपसे, संसद में हमारे विपक्ष के मित्र बहस करें। बजट के लिए 10 घंटा है, अपनी बात कहें, हम अपना जवाब देंगे। चलिए, ये संसद की चर्चा तो बात करें, आपने कही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि संसद बताएंगे इस बार सुचारू रूप से चल पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं रविशंकर प्रसाद जी, एबीपी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। जनधन मन आप देख रहे थे। सुबह से चौथे मंत्री थे केंद्र सरकार के जिन्होंने बजट पर एक विश्लेषण रखा है अपना, और ये कहा है किस तरह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन से ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।